Good morning everyone. All of you are very welcome to your on channel करंट एग्जाम। आज है 1 दिसंबर 2021 और आज के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगी। और लास्ट में आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में यूएई के इंटरपोल के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में यूएई के जो इंटरपोल के अध्यक्ष हैं वह अहमद नासर को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन ने इस्तांबुल तुर्की में आयोजित 89वीं इंटरपोल आम सभा की बैठक में 4 साल के कार्यकाल में महानिरीक्षक अहमद नासर अल राइसी को अपना अध्यक्ष चुना है। उन्होंने दक्षिण कोरिया से किम जोंग यान की जगह ली है। किसकी? तो किम जोंग यान की जगह ली है। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है इंटरपोल की, तो मैं आपको इंटरपोल के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो सभी बता देती हूँ। जैसे कि इंटरपोल का गठन कब हुआ था? तो वह हुआ था 1923 में। और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो वो ल्यू फ्रांस में है। और इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? तो अहमद नासर अल राइसी। और इंटरपोल सदस्य देश कितने हैं? तो वो हैं 195। और इंटरपोल महासचिव कौन है? तो जुर्गन स्टॉक। और इंटरपोल आदर्श वाक्य क्या है? तो वह है एक सुरक्षित दुनिया के लिए पुलिस को जोड़ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में दक्षिण कोरिया कब तक दुनिया का पहला तैरता शहर बन जाएगा? तो जो दक्षिण कोरिया है वह 2025 तक दुनिया का पहला तैरता शहर बन जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया को जल्द ही दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलने वाला है। फ्लोटिंग सिटी प्रोजेक्ट यूएन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम का एक संयुक्त प्रयास है। ये शहर दक्षिण कोरिया में बुसान के तट पर बनाया जाएगा और इसके 2025 तक पूरा होने की संभावना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण कोरियाई वॉन। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो मून जे इन। कौन है? मून जे इन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में भारतीय मूल के कार्यकारी पराग अग्रवाल किस कंपनी के नए सीईओ बने हैं? तो अभी हाल ही में पराग अग्रवाल जो है ये ट्विटर कंपनी के नए सीईओ बने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सोशल मीडिया दिग्गज के सह संस्थापक जैक डॉर्जी के पद छोड़ने के बाद भारतीय मूल के प्रौद्योगिकी कार्यकारी पराग अग्रवाल को ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया? तो जैक डॉर्जी का स्थान लिया है। ओके, इससे पहले डेक जॉर्जी जो थे वह ट्विटर के सीईओ थे। वह अब एसएमडी 500 में सबसे कम उम्र के सीईओ हैं। और मार्क जुकरबर्ग जो मेटा प्लेटफॉर्म इनके सीईओ हैं से आगे निकलना है। हालांकि अग्रवाल 37 साल के हैं और उनकी उम्र मार्क जुकरबर्ग जितनी ही है। पराग 10 साल पहले ट्विटर से जुड़े थे जब 1000 से कम कर्मचारी थे। वह हर महत्वपूर्ण निर्णय के पीछे रहे हैं जिसने इस कंपनी को बदलने में मदद की। वह जिज्ञासु, जांच करने वाला, तर्कसंगत, रचनात्मक, मांग करने वाला, आत्म जागरूक और विनम्र है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है ट्विटर की, तो ट्विटर से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ट्विटर का गठन कब हुआ था? तो 21 मार्च 2006 में। कब? तो 21 मार्च 2006 में। और ट्विटर का मुख्यालय कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में पुनर्वीकरण पीवीसी प्लास्टिक का पहला कार्ड HSBC द्वारा किस देश के लिए लॉन्च किया गया है? तो अभी पुनर्वीकरण पीवीसी प्लास्टिक का पहला कार्ड जो है HCB ने लॉन्च किया है। तो ये किस देश के लिए लॉन्च किया? तो अपना देश भारत के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। HSBC इंडिया ने पुनर्नवीकरण पीवीसी
पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कार्डों को वैश्विक कार्ड निर्माता ईडेम के साथ साझेदारी में पेश किया गया ताकि धीरे धीरे एकल उपयोग वाले पीवीसी प्लास्टिक को खत्म किया जा सके। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है HSBC की, तो ये HSBC क्या है? तो HSBC इंडिया की स्थापना कब हुई थी? वह हुई थी 1853 में। और HSBC इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसके CEO कौन है? तो हितेंद्र दुबे। कौन है? तो हितेंद्र दुबे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक में LIC के हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो अभी कोटक महिंद्रा में LIC की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक को मंजूरी दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी ऋणदाता कोटक महिंद्रा बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो वह कर दी है 9.99%। कितनी? 9.99%। बीमा निगम यानी कि LIC को अपनी मंजूरी दे दी है। वर्तमान में LIC के पास निजी ऋणदाता में कितनी हिस्सेदारी है? तो LIC के पास 4.96% हिस्सेदारी है। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को LIC से एक सूचना मिली है जिसमें कहा गया है कि RBI ने बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 9.99% तक बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए LIC को अपनी मंजूरी दे दी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है RBI बैंक की। तो RBI से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। RBI की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में बोले तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में। कब? 1 अप्रैल 1935 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वह है मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसके गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो शक्तिकांत दास। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो RBI को। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 में। कब? तो 1 जनवरी 1949 में। ओके, और RBI के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया? तो ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। अच्छा, RBI के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो अंग्रेजी गवर्नर थे सर ओसबॉर्न और भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। RBI गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रधानमंत्री बट किसकी सलाह पर? तो वित्त मंत्री की सलाह पर। शुरुआत में RBI का केंद्रीय कार्यालय कहाँ था? तो आपका आंसर होना चाहिए कोलकाता। अच्छा, किस वर्ष RBI का जो कार्यालय है वह किस वर्ष स्थानांतरित करके मुंबई आ गया? तो 1937 में। कब? 1937 में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो जो 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है ये गोवा में आयोजित होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 7वां संस्करण कब आयोजित होगा? तो 10 से 13 दिसंबर 2021 तक पणजी गोवा में आयोजित होने वाला है। 2021 में उत्सव का विषय क्या है? तो वह है समृद्ध भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में रचनात्मकता का जश्न मनाना। क्या है? समृद्ध भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में रचनात्मकता का जश्न मनाना। अच्छा, पहला IISF 2015 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ? तो नई दिल्ली में। ओके, कब? तो 2015 में। इसे भी आप याद रखिएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत गोवा स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च को आयोजित करने वाली नोडल एजेंसी है। किस एजेंसी द्वारा? तो नोडल एजेंसी द्वारा आयोजित किया जा रहा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है गोवा की। तो गोवा से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप सभी मैप में देखिए, ये है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 30 मई 1987 में। कब? तो 30 मई 1987 में। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दीपांकर दत्ता। अच्छा, गोवा के 2 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक। और गोवा में विधानसभा सीटें कितनी है? तो वो हैं 14। और राज्यसभा सीटें कितनी है? तो वो हैं 1। और लोकसभा सीटें कितनी है? तो वो हैं 2।
और प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं गोवा के? तो ढालो, मोरूलेम, कोलकाली, तरंग महल, लावा, देखनी, रोमत, गो, फ्लैम्प आदि यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस जो है वह 19 दिसंबर को मनाया जाता है और स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को। कब? तो 19 दिसंबर 1961 को जो है गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था, इसीलिए हर वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अच्छा, गोवा के प्रमुख स्टेडियम कौन से हैं? तो जवाहरलाल नेहरू और तिलक मैदान स्टेडियम। सबसे बड़ा बांध गोवा का कौन सा है? तो सोतोलिम बांध। गोवा में पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला था। गोवा पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य भी बना था। और वाइल्ड सेंचुरी कौन कौन सी है गोवा में? तो वुंडला वाइल्ड सेंचुरी, कोटागांव वाइल्ड सेंचुरी। गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है। कहाँ? तो गोवा में। गोवा में यशस्विनी योजना शुरू हुई और स्वास्थ्य सखी योजना भी कहाँ शुरू हुई? तो गोवा में शुरू हुई। अगर इतना आप गोवा के बारे में याद रखते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? तो मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जो है वो सौरभ घोषाल ने जीती है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारतीय स्क्वैश स्टार सौरभ घोषाल ने इतिहास रच दिया है क्योंकि वे मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गए हैं। कौन से? तो पहले। ठीक है। दूसरी वरीयता प्राप्त घोषाल ने कुआलालंपुर में पुरुष एकल फाइनल में कोलंबिया के मिगुएल रेड्रिगोज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ओके, इन्हें हराकर मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो यह विमोचन जो है अयाज मेमन द्वारा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अयाज मेमन द्वारा लिखित इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। ये भारतीय क्रिकेट का संकलन है और पिछले 70 वर्षों के भारतीय क्रिकेट की कई अंतर्दृष्टि को चिन्हित करता है। कितने वर्षों को? तो 70 वर्षों को। इस पुस्तक में अनुभवी क्रिकेटरों के एन प्रभु से लेकर पीएन सुंदरसन और डिकी रटनागर से लेकर रामचंद्र गुहा और सुरेश मेनन तक के युग को कवर किया गया है। उन वर्षों की प्रसिद्ध जीत में विश्व कप, विभिन्न टेस्ट क्रिकेट आदि के अनुभव शामिल हैं। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए जो स्मरण दिवस है वह 30 नवंबर को मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2005 के बाद से हर साल 30 नवंबर को यानी रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद के दिन के रूप में ये दिन मनाया जाता है। कब से? तो 2005 से। ये दिन रासायनिक युद्ध के शिकारों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ शांति, सुरक्षा और बहुपक्षवाद के लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए भी मनाया जाता है। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए पहला स्मरण दिवस 2005 में आयोजित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में वयोवृद्ध व स्टीफन सोंगाई का निधन हुआ, वह कौन थे? तो जो ये वयोवृद्ध वॉन्डवे संगीतकार और गीतकार कौन? स्टीफन सोंडाइम, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है, संगीतकार और गीतकार। वयोवृद्ध संगीतकार और गीतकार स्टीफन जोशुआ सोंडाइन का 91 वर्ष की आयु में, कितना? तो 91 ईयर्स ओल्ड में इनका निधन हो गया। कनेक्टिकट संयुक्त राज्य अमेरिका में निधन हो गया है। कहाँ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। थिएटर में आजीवन उपलब्धि के लिए उन्हें 8 टोनी पुरस्कार मिले। कितने? तो 8 टोनी पुरस्कार मिले। उन्हें पुलित्जर पुरस्कार और सूनर और लेटर गीत के लिए एक अकादमी पुरस्कार भी मिला। कौन सा? तो पुलित्जर और अकादमी पुरस्कार। 8 ग्रैमी पुरस्कार, स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक 2015
आदि जैसे कई पुरस्कार इन्होंने जीते हैं। तो 2015 में क्या जीता, तो इन्होंने ग्रैमी पुरस्कार, स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक। ओके, अब आपके लिए कल वाली वीडियो का आंसर है। कल हमने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस संस्थान ने खुद से खत्म होने वाले रॉकेट्स बनाने की घोषणा की है। तो अभी इसरो ने खुद से खत्म हो जाने वाले रॉकेट्स बनाने की घोषणा की है। आपके लिए आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस जापानी फिल्म ने IFFI में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। 4 ऑप्शंस दिए गए, राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में जितना भी पता है आप डिटेल में लिखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ एवरीवन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।